बहुत सी एप्लीकेशंस आई हैं सभी स्टेट्स से, खासतौर से पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु। ऑल ओवर द कंट्री सभी स्टेट्स में से और सभी जो केंद्र द्वारा शासित प्रदेश हैं उनमें से बहुत से चुनाव लड़ने के लिए एप्लीकेशंस आई। हमारी टीम ने देखा है क्वालिफिकेशन इज़ वेरी गुड। कोई पीएचडी है, कोई एमएससी है, कोई एमए है, कोई साइकोलॉजी में है, कोई किसी में, कोई किसी में। क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है। बैचलर लोग बहुत कम हैं, बैचलर से कम डिग्री किसी की भी नहीं है। हमने इनवाइट किया था एप्लीकेशंस को, चाहो तो व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर 7696271108। किस राज्य से हो आप, आपका नाम और पूरा पता। आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो, उससे पहले का अनुभव क्या है आपका राजनीति का। हमारी एक ही शर्त है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। कड़ी मेहनत और ईमानदारी, यही एक जादू है। किसी के विरुद्ध अगर कोई मुकदमा चल रहा है, छोटे मोटे मुकदमों को छोड़कर, छोटे मोटे मुकदमे जैसे मानहानि वगैरह का, ऐसे हल्के मुकदमे जो होते हैं, गंभीर अपराध न, कत्ल गारत का 307, 302 वगैरह, 420 फ्रॉड, इन गंभीर अपराधों को छोड़कर बलात्कार वगैरह, पास्को एक्ट्स, इनको छोड़कर बिल्कुल शुद्ध, निर्मल, पवित्र आचरण वाले लोग, चरित्र वाले लोग और मेरिट बेसिस पर पढ़े लिखे समझदार लोग, वह IIT से हों, IIM से हों, IAS हों, PCS हों, आए हैं हमारे पास। 1000 के करीब एप्लीकेशंस हैं। शर्तें हैं, शर्तें सिर्फ ज़्यादा नहीं है, कड़ी मेहनत, परिपूर्ण सत्य, ईमानदारी के साथ, निष्ठापूर्वक ईमानदारी, सत्यता से ईमानदारी। कोई आपराधिक केस ऐसा नहीं है कि आप सजा याफ्ता हैं या नहीं, हमने कुछ लेना देना नहीं। आप पर अगर आपराधिक केस चल रहा है, जो गंभीर अपराध होते हैं, 302, 307, बलात्कार वगैरह, वो कृपया अप्लाई ना करें। हमें कचरा तो चाहिए ही नहीं। रिश्वत के मामले में जो लोग फंसे हुए हैं, बिल्कुल ही अप्लाई ना करें। भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार कंट्री, ऑनेस्ट कंट्री बनाने चले हैं हम। जो कोई अप्लाई करे बखुशी कर सकता है। ऑल ओवर द कंट्री, सभी स्टेट से आपकी एप्लीकेशंस हम इनवाइट करते हैं। यू कैन अप्लाई। हमारी
पार्टी की तरफ से, जिसका नाम है गोल्डन स्पैरो। टिकट के 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। टिकट के लिए 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। आपकी योग्यता, दक्षता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम और समाज में आपका नाम, कितनी सेवा की है आपने समाज के, यह सब अकाउंटेबल होंगे। फिर आपको टिकट दे दिया जाएगा। फिर आप चुनाव लड़ सकते हैं किसी भी स्टेट में। और हमारा प्लान वस्तुतः तो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इनवाइट हम सारी स्टेट से करते हैं। स्टेट्स और जो सरकार के अधीन हैं, जैसे चंडीगढ़ वगैरह, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ चुनाव बहुत देर लेट होने हैं, जैसे बिहार में अभी हुए हैं। वो चाहे थोड़ी देर ठहर के कर ले, अभी कौन सा चुनाव होने हैं। लेकिन जहाँ आपको करीब लगता है कि यहाँ चुनाव होने हैं, साल 6 महीने में, 1.5 साल में, वो आप अप्लाई कर दें, अभी से अप्लाई करते हैं। बाहुल्य मात्रा में हमारे पास एप्लीकेशंस पहुंचनी शुरू हो गई हैं। हमारा एड्रेस हमारे चैनल के नीचे लिखा हुआ है। उस एड्रेस पे हमें अपनी एप्लीकेशन भेज दें। कोई फीस नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। क्योंकि जो 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ में टिकट खरीदेगा, आगे जाकर भलमानसी गुजारने वाला वो नहीं है। वो 20 करोड़ से 2000 करोड़ कमाएगा, 20,000 करोड़ कमाएगा। ऐसे ही तो हिंदुस्तान कंगाल और बदनाम हुआ है। इसकी जड़, मूल से हम उखाड़ फेंकेंगे भ्रष्टाचार को। हमारा मुख्य लक्ष्य यह है, ईमानदार व्यक्ति आए, कर्मठ आए, परिश्रमी आए। पूछा है विदेश नीति के बारे में, जो टैरिफ लगाए जाते हैं। बाहर से जो माल आएगा, टैरिफ 0%। इंपोर्ट 0%, एक्सपोर्ट हमारी तरफ से 0%। हम कुछ नहीं लेंगे। खूब डॉलर कमाओ, हमें क्या कम, जितने चाहे कमाओ। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की कंपनी के लिए, या बाहर से आई हुई कंपनी के लिए इनकम टैक्स फ्री। लेकिन एक ध्यान में रखना बात, 25 करोड़ रुपए नेट वर्थ की हमारी सीमा हो गई। प्रत्येक कंपनी को, किसी की भी है प्राइवेट कंपनी, वो अंबानी की है, वो अडानी की है, वो किसी भी कंपनी की है, ये जो सेठ लोग लिस्टेड हैं, अर्ध सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। लिमिटेड कंपनीज, सरकार का आधा हिस्सा होगा, उसमें 50% गवर्नमेंट। ये अब पूर्णतः स्वतंत्र, 100% प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, 50% नेशनलाइज हो जाएंगे, 50% इनका प्राइवेट रहेगा। और प्रत्येक कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को बराबर का हिस्सा मिलेगा, जितना उस कंपनी ने मुनाफा कमाया है। अब इस बात को आप ध्यान से समझ लो, बहुत से लोग समझे नहीं।
जैसे फर्ज करो आज एक कंपनी है, उसमें आप काम करते हो, आपके काम के कारण ही मुनाफा आया ना। आपका बराबर में आपके हाथों का, आपके शरीर के परिश्रम का योगदान है। तो फर्ज करो 10,000 करोड़ रुपए आया और 10,000 लोग हैं उसमें, तो ऐसा नहीं कि मालिक को 10,000 करोड़ जाएगा, नहीं नहीं, 1000 व्यक्तियों को करोड़ करोड़ रुपए जाएगा। 10,000 करोड़, 10,000 लोगों को करोड़ करोड़ रुपए जाएगा। मालिक का कुछ नहीं होगा, उसमें से जो सरकार का आधा होगा सरकार भी देगी। हर कंपनी नेशनलाइज होगी 50%, 50% उनका प्राइवेट होगा और प्राइवेट की सीमा नेट वर्थ 25 करोड़ हमने रख दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारी तरफ से कोई टैरिफ नहीं, अगर कोई लगाएगा उससे हम वार्तालाप कर कर सेटल करने की चेष्टा करेंगे। हम टिट फॉर टैट का काम नहीं करेंगे। पड़ोसियों से जितने मधुर संबंध हो सके वो बनाने की चेष्टा करेंगे। मित्रता का हाथ सभी तरफ बढ़ाएंगे, वो अतीत में चाहे हमारा कितना भी दुश्मन रहा हो। गुट निरपेक्षता हमारा शुरू से ही मोटो रहा है। हम ना किसी से झगड़ा, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, न्यूट्रलिटी। आसपास के सभी देश हमारी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएं, हम पहले उनकी तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाएंगे। यह विदेश नीति हो गई। कोई भी मुल्क है, किसी से बैर नहीं हमारा। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के माटो के नीचे चलने वाले व्यक्ति हैं। सर्वधर्म समभाव, किसी भी धर्म का व्यक्ति सामान्य रूप से अधिकारी होगा इस देश में प्रत्येक चीज का। बाकी सभी चीजें मैंने बता रखी हैं। कोई भी कर्मचारी जो रह गया था, रेलवे के कर्मचारी हैं जिनकी 22-22 घंटे ड्यूटी होती है, कारखानों में इतनी इतनी ड्यूटी होती है, सरकारी कारखानों में। रेलवे के जो लगातार चलते हैं लोग वो वैसे ही चलेंगे, लेकिन हम बदलाव करेंगे सिर्फ अगर उन्होंने सप्ताह भर में 40 घंटे से ज़्यादा काम किया है, उनको तनख्वाह उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। जितने रिक्त पद हैं वो किसी भी महकमे में हैं, वो फर्टिलाइज़र है, वो थर्मल है, वो एटॉमिक थर्मल प्लांट हैं, वो रेलवे है, वो कोई भी इदारा है। 40 घंटे से ऊपर जिसने भी काम किया उसको उसी ढंग से ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे ये 22 घंटे काम करते हैं ड्राइवर, मजबूरी है, हम किसी चीज़ को बदलेंगे नहीं, ना यात्रियों को परेशानी होने देंगे, ना किसी चीज़ में एक दिन क्या एक मिनट का भी बाधा नहीं बनेगा। सिर्फ उनको तनख्वाह नेचुरली बढ़ जाएगी, पता ही है, बहुत बढ़ जाएगी। पुलिस के लिए मैंने बता दिया 8 घंटे, मिलिट्री के लिए मैंने बता दिया 8 घंटे। यहाँ पर पद रिक्त होंगे ना, जहाँ भी जो भी पद रिक्त हैं जहाँ पर सब भर्ती जाएंगे, तो बताओ ये नौकरी क्यों नहीं दे रहे। अभी कल ही मेरे पास एक बिटिया का फ़ोन आया जो दीक्षित है मेरे से, बाबा क्या मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लूँ VRS। मैंने कहा क्या तंगी है, सरकारी नौकरी है तेरे। तो हम 10 आदमी थे पहले ऑफिस में, अब 3 रह गए हैं।
और 10 का काम हम तीनों पर नहीं, 2 तो बॉस हैं तीनों में, एक अकेली मैं ही हूँ। बाबा जी प्रणाम। नाम नहीं लूँगा। ऑफिस में मेरे सेक्शन में 2 बॉस और एक मैं हूँ। हम 3 जने काम करते हैं। पहले 10 लोग थे। एक मैं और 9 अलग। बाकियों की छुट्टी कर दी गई। अब हम 3 रह गए। इनमें से 2 तो हुक्म जमाने वाले हैं, एक अकेली मेरे सिर पर बोझ है। मैं वीआरएस लेना चाहती हूँ। क्या मुझे वीआरएस ले लेना चाहिए? क्या स्कीम निकली है वीआरएस की? अब देखिए, लोग ऐसे तंग हैं, क्या करें। बिजली का महकमा है। परसों मेरे को कह रहा था कोई व्यक्ति, 40 लोगों का काम 8 लोगों से लिया जा रहा है। ये कोई सलीका ना हुआ। ये तो बगाने के नियतें हैं कि भाग जाए कैसे आदमी। ये बसाने के तरीके नहीं। सभी तंग हैं। जिनके पास सरकारी नौकरी है उनका हाल देख लो। ये सरकारी नौकरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 3 लोग हैं, उनमें से 2 बॉस हैं, और बॉस चिड़े ही रहते हैं क्योंकि उनके अहंकार बड़े होते हैं। घरवाली से लड़के आते हैं, उनका मूड ठीक नहीं रहता। तो मैं कहता हूँ भाई मेरी वीडियो सुन लिया करो, कोई ध्यान, कोई क्रिया योग वगैरह कर लिया करो, मन शांत रहेगा। लेकिन इनका अहंकार कहाँ किसी की बात मानता है। ये तो कहते भगवान ही नहीं है। तो 2 बॉस हो गए, वो तो क्या खाक काम करेंगे, तो काम इसी को करना पड़ता है। ऐसे ऐसे केस मेरे पास सैकड़ों आए हैं, हर प्रत्येक महकमे के। यहां देखिए, बेरोजगार लोग लाठियां खा रहे हैं, ठंडे पानी की बौछारें नवंबर दिसंबर के महीने में बिहार में हुई थी ना, लेकिन 10,000 ने वोट दिला दी। अब वोट काम के बल पर होना चाहिए कि 10,000 के बल पे होना चाहिए। गरीब आदमी बिक ही जाएगा, पता ही है। इसी तरह से ही इन्होंने खरीदे हैं, भय दिखा के या लोभ दिखा के। अगर कोई भय से काम नहीं आए तो लोभ ले लो। 70,000 करोड़ रुपए माफ कर दो। मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी, आपने देश को संबोधित किया था कि एनसीपी 70,000 करोड़ का घपला है, और आप गणमान्य व्यक्ति हैं। हम नहीं उम्मीद करते इतनी बड़ी पदवी के ऊपर, जो कि सर्वोच्च पदवी है, उसके ऊपर आसीन व्यक्ति झूठ बोलेगा। 70,000 करोड़ का क्या हुआ? कोई जेपीसी, वो तो 5वें दिन ही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए थे, उप मुख्यमंत्री समझ लो। आपने दंड दिया कि पुरस्कार दिया? क्या फिर ऐसी सरकार चल जाएगी, ऐसे देश चल जाएगा? अगर कोई कत्ल करके आता तुम उनकी पदोन्नति कर देते हो, तो फिर देश किस गर्त में जाएगा, आप कल्पना कर सकते हो? सदा ही न्याय की संवाद तो यही कहता रहा है कि कुकर्मी को दंड दो और परिश्रमी को पुरस्कार दो। आप कुकर्मी को पुरस्कार दे रहे हो, परिश्रमी को दंडित कर रहे हो, तो कैसे चलेगा मुल्क? रेलवे, जहाज, जो भी कर्मचारी हैं, सब में 50% स्टेक गवर्नमेंट का होगा, 50% प्राइवेट रहेगा।
25 करोड़ की नेट वर्थ की लिमिट रहेगी। इनकम टैक्स कंप्लीटली माफ। कोई इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स का अधिकारी ना ईडी ना सीबीआई ना इनकम टैक्स का कोई अधिकारी आपको परेशान नहीं करेगा। आपको 1 साल की भी बही रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपके पास नेट वर्थ 25 करोड़ हो जाए उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी 25 करोड़ वाले हैं कितने आपको पता ही है। यानी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 25 करोड़ तो बना ही देंगे, ये पक्का है। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और हम ऐसे नियम लागू कर देंगे, जो व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, जैसे अब सरकारी कंपनी है, या सरकारी कंपनी है टेलीकॉम की, बीएसएनएल, इनमें तनख्वाह टाइम के हिसाब से होगी। 40 घंटे एक हफ्ते के जिसने काम किया, उससे ज़्यादा अगर काम किया तो पे उतनी बढ़ जाएगी। अब चंदे की बात पूछ रहे हैं। आप चंदा लोगे? बिल्कुल नहीं, मांगेंगे नहीं। चंदा मांगेंगे नहीं, हम कोई मांगते थोड़ी हैं, हम आपका उद्धार करने चले हैं। हमें करुणा है, हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बहुत आगाज से देखो, मैं चला था प्रयागराज त्रिवेणी संगम में जल समाधि लेने, वहाँ से परमात्मा ने मुझे फिर बुला लिया, 8वीं बार बुला लिया। मौत के मृत्यु के मुख से जाने से बचा मैं, अभी और काम बाकी है। तो ठीक है, तेरी दुनिया है, दुनिया बनाने वाले, इस ढांचे से जो और काम लेना है और ले लो। तो मैं वापस चला आया। सभी लोग जानते हैं जो मुझे लगातार सुन रहे हैं, लोग कहते हैं स्वर्ग है। मैं स्वर्ग है तो है नहीं, लेकिन धरती को स्वर्ग जरूर बना दूंगा, हिंदुस्तान को तो जरूर स्वर्ग बना दूंगा। और जब हिंदुस्तान को स्वर्ग बना दूंगा तो यह एक ऐसा रोग है जो कि बड़ी जल्दी फैलता है, सभी मुल्क हमारी नकल करने लगेंगे। तो सारा विश्व शांति की ओर बढ़ने लग जाएगा। बस एक व्यक्ति चाहिए शांति फैलाने वाला, और एक ही व्यक्ति चाहिए अशांति फैलाने वाला। हिटलर एक ही तो था, मुसोलिनी एक ही तो था, स्टालिन एक ही तो था, और उसने अशांति फैला दी। उसी ने दूसरा युद्ध लगा दिया, विश्व युद्ध। एक व्यक्ति के कारण ही हुआ ना। प्रथम विश्व युद्ध एक व्यक्ति के कारण ही हुआ। एक ही व्यक्ति नरक बना सकता है, एक ही व्यक्ति स्वर्ग बना सकता है। कोई बहुत ज्यादा समूहों की आवश्यकता नहीं होती, बस व्यक्ति समूह पैदा कर लेते हैं। लोग कहते हैं जमाना बदलता है, अक्सर मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं। आप मेरा संग दीजिए, मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं। जिनके पेट भरे हैं वो मुझे पता है, वो जो करेंगे वो मुझे पता है। लेकिन जिनके पेट खाली हैं, जो किसी भी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो जाति पाति का, वो धर्म का, संप्रदाय का, वो किसी भी कारण से प्रताड़ित हो रहे हैं, ऊंचे नीचे ओहदे के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे अभी ये आया कि 2 बॉस है मेरे सिर पर, इनकी सबकी धरण ठिकाने कर दी जाएगी, इनके ऊपर हरेसमेंट के केस होंगे। जो सर लोग नाजायज से हरास करेंगे, घर से लड़के आएंगे अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ और आकर गुबार निकाल देंगे करिंदों पर, ऐसा नहीं चलेगा। शांत मुल्क होगा। ओम शांति। हाँ।
ओम शांति। चंदा हम मांगेंगे नहीं। अगर कोई स्वेच्छा से हमें कुछ देना चाहेगा वही, हम जैसे चैनल चलाते हैं, मांगा हमने है नहीं। अगर कोई हमें यहाँ प्रसाद के रूप में दे गया तो उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा को ठुकराना भी तो एक अपराध गिनते हैं हम। किसी की भावनाओं को तोड़ देना। कोई हमें श्रद्धा से 150 रुपये दे गया तो हम उसको ठुकराते नहीं, हम ले लेते हैं। श्रद्धा से अगर कोई हमें कुछ चंदा देगा तो यह उसकी श्रद्धा है। हम ठुकराएंगे नहीं, लेकिन बात याद रखो, हम मांगेंगे नहीं। जो टिकट देंगे मेरिट बेस पर देंगे, ऐसा नहीं कि जिसने 6 अपराध किए हैं, कत्ल किए हैं। जो कातिल है वो तो उसके तो संस्कार कत्ल के हो गए हैं, वो संस्कार को बदलेगा कैसे? वह तो जहाँ जाएगा, अगर उसको गद्दी पे बैठा दिया वहाँ भी बुलडोजर चलाएगा वो तो, क्योंकि अपराधी वृत्ति का व्यक्ति है। संस्कार जल्दी जल्दी जाते नहीं, यही तो संस्कार है मानव में। संस्कार शुरू से चले आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से। क्या संस्कार? हमें भ्रम है, हम शरीर हैं, हम मन हैं, हम विचार हैं, हम भावनाएं हैं, लेकिन है तो हम हैं नहीं। जिन संतों ने पाया और मैंने भी पाया, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, विचार नहीं है, भावनाएं नहीं है। तो पता चला, उसी को तो मुक्ति कहते हैं, उसी को तो समाधान कहते हैं। तो हमारे समाधान तो सारे हो गए, समाधान हो गए, इसलिए हमारी वासनाएं खत्म, इसलिए हमारी जरूरतें बिल्कुल सीमित रह गई। जिसको यकीन ना आए परीक्षा ले सकता है, दरवाजे खुले हैं। कोई झूठ नहीं, कोई कफर नहीं, कोई तूफान नहीं। हम 140 करोड़ लोगों के साथ 420 नहीं करेंगे, और जिसने 420 करी और बाद में कह दिया ये तो चुनावी जुमले होते हैं, उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये कोई मजाक थोड़ी है। देश के 140 करोड़ लोग, जो विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड का 1 नंबर पॉपुलेशन। भाई हमने तुम्हें व्यवस्थापक चुना था, मालिक नहीं चुना था। हमने ऑनर नहीं चुना था, हमने मैनेजर चुना था। तो मैनेजर मालिक कब बन गया? ये तुमने तो सारे नियमों को अपनी मनमर्जी में बदल दिया। तुमने तो मैनेजरशिप को ओनरशिप में बदल दिया। हमने तुम्हें मैनेजर बनाया था, तुम ओनर कैसे बन गए? और फिर तुम कहते हो हम तो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। कहाँ से जनता के द्वारा चुने हुए हो? जब जनता ने तुम्हें कब कहा कि तुम ये जायदाद बेचो और उसको ही बेचो, अडानी को ही बेचो? किसने कहा? ये जो वृक्ष कटेंगे, जो खेत खलिहान, हरियाली, वातावरण दूषित होगा। पहले से ही कम दूषित है क्या? नदियों के जल क्या हमारे बच्चों के पीने के योग्य रह गए? क्या ये प्रदूषित वायु, जज साहबान बैठे हैं, क्या करें, मजबूरी है। विषैली हवा के अंदर दिल्ली में बैठे हैं, क्या करें। तनख्वाह जाती है, देखिए प्राइम मिनिस्टर महोदय और गृह मंत्री महोदय और सारी कैबिनेट मेरी बात को ध्यान से सुन ले, तुम्हारी जेब से कभी 1 रुपया नहीं गया। सब जाता है जनता की जेबों से। किसी ने अगर अपनी जेब से कभी 1 रुपया डाला हो, अपने दादे परदादे की जमीन बेच के 1 रुपया किसी को दिया हो, तो वो बता दे। शून्य है, शून्य। किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया अपने बाप दादों की जमीन बेच के। इसलिए गर्व मत करो, गर्व यहां चलेगा नहीं। बिल्कुल सीधे हो जाओ। और जनता से भी मैं कहूँगा, जनता होशियार रहे। देखिए, इनसे हिसाब लेंगे। और मैंने पहले भी कहा
जो लोग कैबिनेट में हैं और उन्होंने अपराध किया जैसे 70,000 करोड़, वो कुदरती खुल गए क्योंकि खुद बोल गए प्रधानमंत्री जी। और भी बहुत से लोग जो मिले हैं गंगा पार कर गए रातों रात, वो वैसे ही नहीं करके मुझे पता है। और मैं बखूबी जानता हूँ जो राजनीति में चला गया, अगर वो प्रबुद्ध नहीं है तो वो बेईमानी करने चला गया। हम जैसे लोग तो बेईमानी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं भोगने वाली इंद्रियां हैं, हम तो इंद्रियों को भोगते हुए देखने वाले हैं। तो हम बेईमानी करेंगे क्यों? किसी ने हमारे ऊपर रोक लगा रखी है कि खाना नहीं खाना? किसी ने रोक लगा रखी है कि तुमने जहाज में सेवा नहीं करनी, सफ़र नहीं करना? नहीं नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं है। हम स्वतंत्रता से बैठे हैं क्योंकि हम मौज में हैं, मस्ती में। तो आज आपातकाल आया तो जनता ने पुकारा। निश्चित ही जो लोग सुखी हैं उन्होंने नहीं पुकारा, वो तो चाहते हैं कि मैं ना हूं। वो तो अब भी ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारे लिए आए ही नहीं, हम आए हैं उन गरीबों का उद्धार करने के लिए जिनकी नाव मझधार में फंस गई, जिनके साथ अपने वायदे करके लुभावने और छाती 56 इंच दिखा के, 56 इंच छाती, चलो मिलके दिखा दो, मैं बोलना छोड़ दूंगा। यही गप है सबसे पहला। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधान सेवक अपनी छाती का माप 56 इंच करके दिखा दें बिन फुलाए, फुला के भी नहीं बनेगी 56 इंच। 56 इंच करके दिखा दें और बताएं कि आपने बोला कि नहीं बोला कि मेरी छाती 56 इंच है। 56 इंच प्रूव कर दें, मैं बोलना छोड़ दूंगा। ये कोई बात थोड़ी है। आप जो बोलते हो उसमें से सत्य का एक शब्द भी नहीं होता। जो बोलते हो आप झूठ ही बोलते हो। ये कोई बड़े बुजुर्गों की, ये कोई बड़े ताकतवर लोगों की निशानी थोड़ी है झूठ बोलना। ये तो कायरों की निशानी है झूठ बोलना। झूठ तो बच्चा बोलता है जो डरता है। आप किससे डरते हो? डरते किससे हो आप जो झूठ बोलते हो? या किस चीज का लोभ है आपको? हमें कोई लोभ नहीं, ना डर है ना लोभ है। हम बिल्कुल स्वतंत्रता से आपको जीने देंगे और जिएंगे। हमारा फार्मूला ही है, हमारा मोटो ही है, जियो और जीने दो। गोल्डन स्पैरो, इसका मतलब ही ये है, ये पार्टी समझ लो, इसको धर्म समझ लो। धर्म के साथ मोक्ष द्वार लग जाएगा, बस यही है। गोल्डन स्पैरो अकेला राजनीतिक है, गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार यह आध्यात्मिक है। हमें किसी चीज की न तो वासना है। बहुत से लोगों ने इन दिनों में बड़े प्रयास होने शुरू हो गए। बहुत लोगों ने, मैं कहूँगा मेरे मित्रों से, यहाँ पर मेरे कमरे में 4-4 CCTV कैमरे लगाए जाएं। बहुत से लोगों ने छेड़छाड़ करने की जुर्रत की, लेकिन मुझे पता लग गया कि किसी न किसी तरह इसको बदनाम कर दें। मैंने बाहर से मोड़ दिया, चलो चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम क्या कहते हो कि इतने वर्षों के बाद, 2500 साल के बाद कोई आया है हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के लिए, तो तुम उसकी तकदीर बदल दो। तुम ये चाहते हो क्या? और कोई छेड़छाड़ तुम खुद ही करवा दो और फिर तुम्हारा बिका हुआ मीडिया सुबह से शाम तक गुर्राता रहे। नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं होने देंगे। और मैं अपने सभी सेवकों से कहूँगा, सावधान। करेक्ट इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost.
कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये जो एपस्टीन की बात चल रही है ना, ये किसका कैरेक्टर खराब हुआ है जरा बताना। ये बात सत्य है या गलत है? आप जेपीसी कभी बैठाते नहीं किसी बात पे। ये दाल काली है या दाल में काला है, कुछ पता तो लगना चाहिए भाई। आप जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो। पुलवामा का कुछ नहीं, पहलगाम का कुछ नहीं, उड़ी का, पठानकोट का कुछ नहीं, आरडीएक्स कहाँ से आया कुछ नहीं, 750 किसान किसकी वजह से मरे? हमारी वजह से नहीं मरे तो कानून किसने पास किया? किसानों का दिमाग खराब था, जो घरों से उठकर अपने सारे ऐशो आराम छोड़कर बरूहों के ऊपर जाकर बैठ जाएं, ठंडी हवाओं में या गर्म लुओं में अपने घर का ऐशो आराम त्याग कर संतों की तरह जाकर तपस्या करें। और आपने उन्हें क्या देके उन्हें ये धरना उठाया आपने? झूठ बोल के एमएसपी दे देंगे। 13 महीने की मेहनत बेकार। मैं पंजाब से हूँ, मैं जानता हूँ सब बातों को। हम ये जानेंगे 750 कत्लों का जिम्मेदार कौन। सभी केस पुराने खोलेंगे, हमें कोई हिचक नहीं। चाहे उसमें क्लीन चिट मिल गई हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, हम अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करेंगे। जस्टिस लोया कैसे मरे? सारी जूरी में दहशत फैल गई। मैं एनसीसी के कैंप में गया था, तलवंडी साबो लगा था। तो वहाँ मीट खाने वाले भी होते हैं, दाल भाजी मेरे जैसे भी होते हैं। तो सबको जो जैसा चाहिए, नॉन वेज चाहिए, वेज चाहिए। तो मैंने देखा कि एक फौजी ने एक कां को, कौवा होता है ना कौवा, उसको फायर किया, वो मर गया, नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो उन्होंने उसके पैर के बांध के रस्सी लटका दिया। उससे पहले जो कां थे, कौवे थे, वो आते और मांस के टुकड़ों को लेके भाग जाते। जब उसने टांग दिया वो, उसके बाद कोई काम नहीं आया, सिर्फ उसके पास आते, देखते, उसको मरा हुआ भाग जाते। तो मैंने उससे पूछा, हमारे जो सूबेदार थे, मैंने कहा ये आपने क्या किया? कहते हमारा ये फार्मूला है, क्योंकि कौवा मांस के टुकड़े को उठा के ले जाता है, रोटी को उठा के ले जाता है, जो मिठाई वगैरह हम रखते हैं उसको उठा के ले जाता है। बड़ा होशियार प्राणी है, चालाक है। तो हमारे पास तरीका है, एक को मार के लटका दो, फिर कोई नहीं आएगा, बस एक लोया को मरवा दो, सभी दहशत खा जाएंगे। नहीं नहीं, हम नहीं ऐसा होंगे, हम न्याय करवाएंगे, बिल्कुल न्याय करवाएंगे। इसे ही तो राम राज्य कहते हैं, इसे ही तो राम राज्य कहते हैं। ये अब कल की राज्य आ गया है। राम अपने जमाने में थे, कृष्ण अपने जमाने में थे, आज कल की अपने जमाने में। हम किसी से हिंसात्मक प्रतिशोध की भावना लेके काम नहीं करेंगे। निश्चिंत रहिए हमारी तरफ से। जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसको दंड भी कोई नहीं मिलेगा। हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चैन की नींद सोइए। लेकिन वो चैन की नींद ना सोए जिसने कोई भी गुनाह किया है, खास तौर से कत्ल गारत जैसा, खास तौर से जिसकी वजह से लोग मर गए, जिसकी साजिश से लोग मर गए, जिसने साजिश रची, वह अपराधी है भाई। बांग्लादेश को हम शेख हसीना प्रत्यार्पण कर देंगे, उनको वापस। ये उनकी है भाई, हम नहीं किसी के काम में पड़ते। हम सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखेंगे, वो कोई भी मुल्क हो,
वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए कोई शत्रु नहीं है, हमारे लिए सभी मित्र हैं, हमारे लिए सभी मित्र हैं, सभी पारिवारिक सदस्य हैं। अब रही ट्रांसपोर्टेशन। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में 50% भागीदारी सरकार की होगी। जी, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में 50% भागीदारी सरकार की होगी। जितने भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी हो, हर व्यक्ति को नौकरी ही नहीं मिलेगी। अब इस शब्द को मेरे ध्यान से सुन लेना। एक घर में एक नौकरी नहीं मिलेगी, वरन सभी प्राणियों को जो 18 साल से ऊपर है उसको प्रत्येक को नौकरी मिलेगी। पहले हम प्रथम वोटर को, जो किसी भी राज्य में या पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो भी प्रथम वोटर होंगे, उन्हें हम 12 लाख रुपया देंगे। और जैसे वोटिंग होगी मैंने समझा ही दिया। जब हम वोटिंग कराएंगे सबसे पहले आपका नाम दर्ज किया जाएगा, यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए वोटर। आपको एक मोबाइल दिया जाएगा, उसमें एक नंबर फीड होगा, वो सदा के लिए आपके पास रहेगा, ताकि एक व्यक्ति 2 जगह वोट न डाल सके। 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। एक ऐसा ढांचा तैयार करने का कोई मुश्किल नहीं, आज बड़ा एडवांस ज़माना है। 24 घंटे में कोई कहीं नहीं आ जा सकेगा। खाना दाना अपना पहले इकट्ठा कर लो, अगर जिसके पास नहीं है वो सरकार से मांग ले, हम सबको मुहैया करवाएंगे। 24 घंटे घर में रहो, वो आपको मतदान करने के लिए उपलब्ध होंगे और एक कोष में चला जाएगा सारा, और सभी के रिजल्ट अगले दिन आउट हो जाएंगे। अगले दिन आउट होते ही हम कर्फ्यू को खोल देंगे। इतनी सी कहानी है जिसको आप इतना लंबा चौड़ा कर रहे हो। कोई किसी के जा नहीं सकेगा, कोई किसी के आ नहीं सकेगा। नेट हम बंद कर देंगे, आराम करो, बस बहुत थक गए हो, बहुत फिल्में देख ली, बहुत खबरें सुन ली, बहुत मीडिया को देख लिया, 24 घंटे के लिए आराम करो। आराम बड़ी चीज़ है। खाओ पियो आराम करो 24 घंटे, जैसे कोरोना में किया था। सब टेलीविज़न बंद, सब इंटरनेट बंद, ऐसी व्यवस्था होगी, सिर्फ एक दिन में आपको परिणाम आ जाएगा। तो आपको समझा दिया मैंने। जितने भी कर्मचारी हैं जिस भी विभाग में है, वो पीएन है तो, वो ड्राइवर है तो, वो ट्रक ड्राइवर है तो, वो रेलवे में ड्राइवर है तो, किसी ट्रांसपोर्टेशन में है तो 40 घंटे मैक्सिमम वर्क लिमिट। उससे ज़्यादा अगर कोई काम करेगा उसको एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी। नेशनलाइजेशन होगा हाफ। जो आज प्राइवेट हैं कंपनीज, सरकार उनके सुख दुख में सहायता भी करेगी, उनके साथ हम पार्टनरशिप भी 50% करेंगे, निगरानी भी पूरी करेंगे। जैसे संस्थाएं हैं, एलआईसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्वतंत्र होंगी। इनके ऊपर कोई कह नहीं सकेगा खरीदारी करो भाई तुम, नहीं।
इनको स्पेशल हम पावर देंगे, किसी का हुक्म नहीं मानना, तुमने सिर्फ अगर किसी का हुक्म माना तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। तुम्हारा जो सबसे बड़ा मैनेजर है, डीएम वगैरह जो भी कहते हो आप उसको, वो जो ऑर्डर देगा वो मानो आप। वो चाहे एलआईसी का है, चाहे वो किसी भी बैंक का है, सभी बैंक नेशनलाइज, हाफ नेशनलाइज। जो एचडीएफसी जैसे बैंक हैं हाफ नेशनलाइज, एक्सिस बैंक वगैरह हाफ नेशनलाइज। जो उसमें काम करते हैं सरकार उनको तनख्वाह देगी, तो समझो सरकारी हो गए। तो जो प्राइवेट बैंकों में काम करते हैं आप उनको समझो, मैंने पहले ही कहा, हम एक घर में एक नौकरी नहीं देंगे, हम एक घर में सभी सदस्यों को नौकरी देंगे जो 18 साल से ऊपर हैं और 18 साल से ऊपर हैं उनको सभी को सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद वैसे ही पेंशन चलेगी, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम, सारा कुछ वैसा ही। हमने हिंदुस्तान को खुशहाल बनाना है और खुशहाल व्यक्ति बनता है जब उसका पेट भरा हो। पेट ना भरा हो तो एक व्यक्ति अगर सर्वोच्च पद के ऊपर हो जाए, वर्ल्ड का 1 नंबर का अमीर बन जाए और बाकी सब कराते रहें, ऐसा हम नहीं करेंगे। सबके पेट भरेंगे, सबको हम पहनने को वस्त्र देंगे, सबके छत देंगे सिर के ऊपर, ये मेरा वायदा है। मत बच्चों, मैं तुम्हारे संग हूं। जिसने इलेक्शन लड़ना है, मेरा पता, पोस्टल एड्रेस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, गोल्डन स्पैरो सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई कमेंट है बिला शक लिखो, हम उसको पढ़ेंगे। अगर जायज आपकी बात है, देखिए बहुत व्यक्ति समझदार भी बहुत हैं हमारे भारत में, कोई एक व्यक्ति अकेला समझदार नहीं, बहुत समझदार हैं जिनकी समझदारी को दबा दिया गया। लेकिन हम तुम्हारी समझदारी को सलाम करते हैं और आह्वान करते हैं कि आप अपना कमेंट, सुझाव हमें भेजें। कमेंट करोगे तो देखो इतने नहीं पढ़े जाएंगे, लेटर लिख दें खुल के तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हम अच्छे से पढ़ लेंगे। हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो फिर आपको बता दूं, जो रह गया वो कल बोल दूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, करीब 1 घंटा के करीब होने वाली है मुझे लगता है। कुछ आंखें भी मैं अब ऑपरेशन भी कराऊंगा इसका, बाईं आंख का, दाईं का तो मैंने करा लिया था, तो इसलिए थोड़ा कम दिखता है। सारी बातें मैंने बता दी, बाकी अगर आपने पूछनी हो तो पूछ लो, बाकी और जो रहती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे खुशहाल मुल्क चाहिए। जब मैं विदा हूं इस संसार से, तब आपकी आंखें मुझे विदाई दें प्रेम के अश्रुओं से, तुम्हारी आंखें रोएं प्रेम के आंसुओं में। मुझे कोई किस तोपों की सलामी नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कौन सलामी सुनता है। मैं तो जागृत हूं, मैं तो सुनूंगा, लेकिन ये जो बेहोश लोग आज गद्दियों पे बैठे हैं वो कैसे सुनेंगे। मैं तो तब भी रहूंगा। मैं देखो, मैं अपनी कब्रगाह बना रहा हूं, पास में देख लो, कब्रगाह बना रहा हूं। हिसाब सबसे लिया जाएगा। अगर आप हिसाब मांगते हो, डराते हो, तो हम भी आपसे हिसाब मांगेंगे। ये कहाँ से पैसा आया, किसने दिया, क्यों दिया, बड़ी बात क्यों पे, क्या डर के कारण दिया, क्या डर के कारण दिया।
या लोभ के कारण दिया, कुछ उनका मंतव्य था जो आपने पूरा करना था। सभी की निगरानी होगी, वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप अपना काम स्वतंत्रता से करते रहिए। हम ईडी वगैरह को, आईटी को, सीबीआई को अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं लगाएंगे, हम देश हित के लिए लगाएंगे। जिन्होंने हमारे देश की खून पसीने की कमाई हड़प ली, कहाँ रखी बताओ, और उसको वापस ला के दो। वही कमाई आप में बांट दी जाएगी। बहुत है भारत के पास, आप चिंता मत करो, मैंने सब देख लिया है। आज के लिए इतना ही कर दूं? चलो, आज के लिए इतना ही। बाकी रह तो बहुत कुछ गया है, बाकी मैं कल बोल दूंगा। तो जो लोग बुरे बुरे कमेंट दे रहे हैं वो थोड़े से और ज़्यादा कर दें, कोई बात नहीं। जो जो खिला हुआ फूल सुगंध देता है, तुम उसको गटर कह दो तो वो गंध देना शुरू नहीं कर देगा, वो अपनी खुशबू फैलाता ही रहेगा। इस बात को ध्यान पे रखना। और मेरी आखिरी शब्द यह समझ लेना आज के, गटर को अगर गंध कहो तो ठीक, अगर गुलाब का फूल जो सुगंध दे रहा है उसको गटर कहो तो यह आपकी अंधभक्ति ही है। बुरा आपका भी नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को शांति देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को आनंद में ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं अपना सारा आनंद में जाने का जो तरीका है वह पहले अध्यात्म में बोल चुका हूँ। मैंने अपना आध्यात्मिक ग्रंथ पूरा कर लिया है। अभी मैंने श्रृंखला छेड़ी है नाथ संप्रदाय की, गोरखनाथ पे बोल रहा हूँ। 2 प्रवचन अभी आए हैं, जिसने सुनना हो गुरु गोरखनाथ के शब्दों को, वो मेरे आध्यात्मिक चैनल पर बाबा जी विजय वत्स पे आ सकते हैं और सुन सकते हैं। सुबह 5:05 पे ये लाइव होती है। धन्यवाद।